नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षाओं के बारे में। देखिए, लास्ट क्लासेस के माध्यम से आपको पता होगा कि हम बाल मनोविज्ञान, जो सुपर टेट के लिए आपके 10 मार्क्स के टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत हम 6 टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो देखिए, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था के लिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दिव्यांग छात्रों के लिए जो भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न 2 से 3 प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने सबसे पहले जाना कि दिव्यांग छात्रों के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है, सबसे पहले एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांग बालक होते कौन है। तो आपको पता है, जो बच्चे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोषयुक्त होते हैं उनको हम दिव्यांग बालक कहते हैं। अब जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक कौन कौन से होते हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग बालक कौन होते हैं, इनके बारे में भी आपने लास्ट क्लासेस के माध्यम से जाना। उसके बाद आपने समझा कि दिव्यांग बालकों की क्या समस्याएं होती है, किस तरीके से वो अपनी समस्याओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उनके बारे में भी आपने जाना। उसके बाद हमने एक और क्लासेस अटेंड की जिसमें हमने पढ़ा कि दिव्यांग छात्रों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था की गई हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे सरकारों के द्वारा जो दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था की गई है डेवलप, उनके बारे में हमने जाना। और उसके बाद हमने ये भी जाना कि जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बालक होते हैं, वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स यानी कि अपनी अशक्तताओं के साथ अधिगम करते हैं। तो उनकी जो अधिगम में जो भी बाधाएं आती है, जो भी अशक्तताएं आती है, उन अधिगम अशक्तताओं के कितने टाइप होते हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी हमने डिटेल में जाना। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा क्या है, किस तरीके से हमें इस चीज को करना पड़ता है, मतलब किस तरीके से हमें शिक्षा देनी होती है इन बालकों को, और उनको किस तरीके से समायोजित करना होता है। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा में फर्स्ट पॉइंट है कि इनके सुधार के लिए विद्यालय के वातावरण एवं शिक्षकों का इनके प्रति व्यवहार भी सुधारा जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका कार्य है स्टूडेंट्स कि आपको जो है विद्यालय का वातावरण अच्छे से तैयार करना होगा, यानी कि उस वातावरण को आप जो है बच्चों के अनुकूल तैयार करेंगे ताकि वो इजीली उस वातावरण में अपने आप को समायोजित कर पाएं। और उसके बाद शिक्षक, मतलब जैसे कि आप सब है, यानी कि आप सब जो शिक्षक है, आप अपने व्यवहारों को उन बच्चों के प्रति जो है सुधार करें। आप उनकी प्रॉब्लम को समझे, समझने की कोशिश करें, उनको समझे और उसका सही तरीके से इंप्लीमेंट करें। यदि आप ऐसा करते हैं तभी उन बच्चों का सही ढंग से उपचार हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि इन बालकों का उपचार मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इन बच्चों का, यानी इन बालकों का जो उपचार है, यानी कि इन बालकों का जो भी बालक, आपको पता है जो दिव्यांग बालक होते हैं वो अपनी अधिगम के दौरान वो बहुत सारी प्रॉब्लम को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इन बच्चों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो इनका उपचार हम किस तरीके से कर पाए, तो इसके लिए आपको कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना होता है। जो आपके सुपर टेट के सिलेबस में आपने देखा कि शिक्षण कौशल हम टॉपिक पढ़ते हैं, तो शिक्षण कौशल के दौरान शिक्षण कौशल एवं शिक्षण की विधियां फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, फिर आते हैं आपके समावेशी शिक्षा, इस तरीके से। तो जो आपका पहला टॉपिक है उसमें आप जो है शिक्षण के दौरान कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल पाएगा, तो वो हम उस क्लासेस के माध्यम से जानेंगे। बट यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप जो भी ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के दौरान, यानी सीडीपी सेक्शंस के दौरान आप जितनी भी पॉइंटों को पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक विधि हैं। इनके माध्यम से आप उन बच्चों को समझ पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को जान पाएंगे, और उनकी प्रॉब्लम को जब आप जान पाएंगे और उनका उपचार करेंगे तभी उन बच्चों का उचित मात्रा में, यानी कि सही ढंग से उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक आयोग आपसे चाहती है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखें। यदि आपने प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को फील किया या प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ों को अपने बीएड या बीटीसी प्रशिक्षण के दौरान आपने इस तरीके की टीचिंग स्ट्रेटजी सेट की, तो आप इन प्रश्नों को बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। और अगर आपने सही ढंग से नहीं की तो आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, इनको फील कीजिए। यदि आप इनको फील कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किस किस प्रकार के बालक होते हैं और उनके लिए किस किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि संपूर्ण और अर्ध अन्य बालकों की शिक्षा, यानी कि एक तो संपूर्ण
अंध बालक होते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये अर्ध अंध हो जाएगा, तो या तो संपूर्ण अंध बालकों की शिक्षा होगी या फिर अर्ध अंध बालकों की शिक्षा। तो देखिए संपूर्ण या फिर अर्ध अंध बालकों की शिक्षा मतलब एक बच्चा तो ऐसा होगा जो कंप्लीटली ब्लाइंड होगा, और एक बच्चा यानी कि कंप्लीटली वो जो है दृष्टि बाधित होगा, उसे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। और कुछ बालक ऐसे भी होंगे जिनकी दृष्टि क्षमता बहुत कमजोर होती है, यानी कि बहुत कम होती है, यानी वो देख तो पाते हैं बट वो कम देखते हैं, तो उनको हम अर्ध अंध बालकों की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक होते हैं संपूर्ण अंध और दूसरा होता है अर्ध अंध। तो इन बालकों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था की गई है उसमें क्या है, तो यदि इनका अंधापन ऐनक से ठीक ना हो, ऐनक का मतलब होता है स्टूडेंट चश्मा, यदि आपको लगता है कि इनका अंधापन ऐनक से ठीक ना हो तो इनके लिए विशेष ऐनकों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। देखिए अगर आपको लगता है कि जो बालक ऐनक से ठीक नहीं हो सकता, यानी चश्मे से यदि वो नहीं देख पाते हैं ठीक से, तो इनके लिए विशेष ऐनकों का, यानी कि एक विशेष प्रकार के चश्मे होते हैं जिनका आपको उपयोग करना होगा। विशेष का मतलब वो उनकी दृष्टि के हिसाब से उनके अनुरूप जो आप ऐनक प्रबंध करेंगे वो विशेष होंगे। एक नॉर्मली होते हैं जो बच्चों को थोड़ी बहुत जो नॉर्मली कम देख पाते हैं उनके लिए होती है, और विशेष ऐनक का मतलब उनकी आइज रेंज के अकॉर्डिंग होगी कि वो किस तरीके की उनकी दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष है, तो उनके लिए विशेष ऑप्टिकल्स यूज होते हैं, विशेष ऐनक का यूज करते हैं हम, तो उनके प्रबंधन किए जाने चाहिए विद्यालय में। ठीक, यदि इसके बाद भी इस समस्या का समाधान ना हो तो इसका तात्पर्य है कि बालक पूर्ण रूप से अंधता का शिकार है। तो यदि आपको लगता है स्टूडेंट्स की बालक जो है वो नॉर्मली ठीक हो सकते हैं, उनकी दृष्टि क्षमता सामान्य है, सामान्य से थोड़े से कम है, तो आप उन्हें सिंपल ऐनकों का उपयोग करा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं इनकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है तो आप उनके लिए विशेष ऐनकों की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी इस समस्या का समाधान ना हो तो इसका तात्पर्य है कि बालक पूर्ण रूप से अंधा है, यानी कि अंधता का शिकार है, उस बालक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो इन सारे उपकरणों के उपयोग के बाद भी यदि आपको लगता है तो इसका मतलब बालक जो है वो पूर्ण रूप से अंधता का शिकार है। ऐसी स्थिति में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि इनको ऐनक, विशेष ऐनक प्रबंधन करने के बाद भी इनकी समस्या समाप्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये संपूर्ण अंधता का शिकार है, तो इसके लिए इन बालकों के लिए जो है विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रबंधित करने चाहिए, और प्रबंधित किया गया है आपके एजुकेशन सिस्टम में। दृष्टि दोष से युक्त छात्रों की विशेष शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है कि उनके लिए ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि जो दृष्टि दोष से युक्त छात्र होते हैं, दृष्टि दोष से युक्त छात्र के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था, विशेष शिक्षा व्यवस्था का मतलब है कि इनके लिए एक ब्रेल लिपि पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि इनके लिए ब्रेल लिपि पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रेल लिपि एक सिस्टम है स्टूडेंट जो बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल अंधे होते हैं, जो कंप्लीटली अंधे होते हैं पूर्ण रूप से, उनके लिए एक प्रकार की शिक्षण प्रणाली है जिसमें लुईस ब्रेल साहब थे, यानी कि लुईस ब्रेल साहब स्वयं से ही अंधे थे पूर्ण रूप से, बट उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी देखी गई थी कि वो किसी भी कॉइन को हाथ से स्पर्श करके बता देते थे कि ये कॉइन जर्मनी का है या फिर ये कॉइन अमेरिका का है या फिर चाइना का है। लुईस ब्रेल की इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देने के बाद जो है लोगों को लगा कि इसमें जो है जो बच्चे अंधे होते हैं वो भी अपने जीवन में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक लिपि का इस्तेमाल किया और उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। तो यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अंधे बालक होते हैं, पूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं शिक्षण में, तो पूर्ण रूप से जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, और ये जो दिया गया है वो आपके लुईस ब्रेल के द्वारा ये सिस्टम दिया गया है, इसलिए हम इसको ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बच्चे ब्रेल लिपि के माध्यम से, यानी कि ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों की हेल्प से जो बच्चे सीखते हैं, जो कंप्लीटली अंधे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए लुईस ब्रेल लिपि में, यानी कि ब्रेल लिपि में किस प्रकार से शिक्षण दिया जाता है। तो देखिए जो बच्चे बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है छोटे बच्चों को क्या करते हैं, ABCD सिखाते हैं, ठीक है, तो 26 लेटर है। अब इनको एक कोड वर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है, उसमें 6 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 6 पॉइंट होते हैं। अब कभी ये पॉइंट उभरे हुए होते हैं, कभी ये डाउनवर्थ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जो ब्रेल लिपि में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ए के लिए मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के शुरू के 2 जो
आपके पॉइंट हैं वो 2 पॉइंट उभरे हुए होते हैं। तो उन 2 पॉइंट अगर आपको कभी भी देखने को मिले, जो लेफ्ट साइड के 2 पॉइंट उभरे हुए होते हैं, बाकी जो 4 पॉइंट होते हैं इस तरीके से, ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये 4 पॉइंट जब डाउनवर्थ होते हैं और जो ये दो पॉइंट होते हैं लेफ्ट साइड के जब उभरे हुए होते हैं तो उसको ए नाम से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया उनके लिए और ABCD को जो है उन्होंने इस तरीके से संकेत देकर सिखाने की कोशिश की है ब्रेल लिपि में। तो इस तरीके से जो बच्चे कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से अंधे होते हैं, उन बालकों के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए कौन सी लिपि से शिक्षण प्रदान किया जाता है, तो आप बताएंगे ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे लुईस ब्रेल। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि में कितने पॉइंटों का उपयोग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंटों का आप उपयोग करते हैं। यहां तक अब तक आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपसे आगे भी यहां से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा आपसे यह पूछा जाएगा, ज्यादातर चांसेस है कि अंधे बालकों के लिए, नहीं पूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे ब्रेल लिपि का। ध्यान रखें, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उन्होंने स्वयं दिया था इस कॉन्सेप्ट को। उनकी क्वालिटी को देखकर अंधे बच्चों के लिए भी शिक्षण पद्धति का विकास किया गया और उस पद्धति को हम जानते हैं ब्रेल लिपि के नाम से। और ब्रेल लिपि में कितने पॉइंट होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि ब्रेल लिपि में आपके 6 पॉइंट होते हैं, जरूर ध्यान रखें। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो बच्चे अंधे होते हैं, अंधे बालक होते हैं या फिर कंप्लीटली अंधे बालक होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूर्ण रूप से बहरे और अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि पूर्ण रूप से बहरे और अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा किस तरीके से की जाती है, यानी कि इनके लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित की गई। तो देखिए, पूर्ण रूप से बहरे बालक जो होते हैं, यानी कि जो कंप्लीटली डीफ होते हैं और जो कम मात्रा में यानी आंशिक रूप से पार्शियली जो डीफ होते हैं, यानी आंशिक रूप से जो बहरे बालक होते हैं, उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानेंगे। तो बहरे छात्रों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन स्कूलों में विशेष प्रविधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि जो बहरे छात्र होते हैं, यानी जो मान लीजिए कि बच्चा कंप्लीटली डीफ यानी पूर्ण रूप से बहरा है, तो उनके लिए विशेष प्रकार की स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि उनके लिए एक विशेष प्रकार की स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इन स्कूलों में विशेष प्रविधियों एवं प्रशिक्षण द्वारा, यानी कि विशेष प्रविधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जो बच्चे पूर्ण रूप से बहरे हैं वो भी अच्छे तरीके से अधिगम कर पाए और वो भी अपने जीवन में डेवलपमेंट कर पाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, जो हमारे देश की गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी सरकार द्वारा या जो आयोग द्वारा जो शासन प्रणाली है, उनके द्वारा जो पूर्ण रूप से बहरे बालकों के लिए जो इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट किया है, वो उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं और ये जो आपका पूर्ण रूप से बहरे बालकों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहाँ पर व्यवस्थित की गई है, तो उनके बारे में जानेंगे। जहाँ से आपके सुपर टेट में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है तो उनको भी जानेंगे, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न आपके रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकती है। तो अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उनके लिए सबसे पहले तैयार रहिए और उसके बाद में मेन बिंदु जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी आपको कंफर्म कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, ताकि आप उन चीजों को ध्यान रख पाए। ठीक, तो आपने देखा कि जो बच्चे पूर्ण रूप से बहरे होते हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से की जाती है और इनके लिए विशेष प्रविधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो बच्चे अपूर्ण बहरे होते हैं, यानी अपूर्ण बहरे बालकों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है, इसके लिए स्टूडेंट्स कोई विशेष स्कूल की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीटली डीफ नहीं होते हैं, ये पार्शियली डीफ होते हैं, यानी कम बहरे वाले छात्र होते हैं। तो इन बालकों के लिए क्या है कि ये सामान्य कक्षा में ही एजुकेशन लेते हैं, लेकिन वो अध्यापकों की जो होठों की आकृति है, यानी होठों को चलते हुए देखकर संवाद का अनुमान लगाकर वो उन्हें भी शिक्षित किया जा सकता है। तो इसीलिए जो बच्चे अपूर्ण बहरे होते हैं, यानी कि कम आंशिक रूप से जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है लेकिन कंप्लीटली बहरे नहीं हैं, तो उन बच्चों को जो है सामान्य बच्चों के साथ ही एजुकेशन प्रदान किए जाते हैं। बट जो पूर्ण रूप से बहरे बालक होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार की स्कूलों की व्यवस्था की गई है। तो उन विशेष प्रकार की स्कूलों में विशेष प्रविधियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपसे ये कहता है कि हकलाने वाले या दोषपूर्ण
वाले बालकों की शिक्षा, यानी कि जो बच्चे हकलाने वाले होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हकलाने वाले होते हैं, कुछ हकला कर बातचीत करते हैं, या फिर जो दोषपूर्ण वाणी वाले बालक, यानी दोषपूर्ण वाणी का मतलब होता है कि जो अपनी वाणी को सही ढंग से बोल नहीं पाते, उनमें कहीं ना कहीं हकलाना या फिर तुतलाना या फिर बहुत धीरे धीरे बोलना या फिर बहुत मोटी आवाज में बोलना, इस तरीके के बालक होते हैं। तो उनके लिए शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से व्यवस्थित की गई है? तो देखिए, दोषपूर्ण वाणी में हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे धीरे बोलना या फिर बहुत मोटी आवाज में बोलना या बिल्कुल ही ना बोलना इत्यादि दोष शामिल होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं दोषपूर्ण वाणी वाले बालकों की बात करूं, तो उसमें आपके हकलाने वाले बालक, तुतलाने वाले बालक, बहुत धीरे धीरे बोलने वाले, बहुत मोटी आवाज में बोलने वाले, बिल्कुल ही ना बोलने वाले, ये सभी बच्चे जो है दोषपूर्ण वाणी वाले बालकों की कैटेगरी में आते हैं। और इसका मतलब यह है कि अस्पष्ट बोलना भी वाणी दोष है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अस्पष्ट बोलना भी वाणी दोष है, यानी कि जो बच्चे अस्पष्ट बोलते हैं, यानी कि सही तरीके से स्पष्ट रूप से बातचीत नहीं कर पाते, प्रोनाउंसिएशन जो सही ढंग से नहीं कर पाते, उन बालकों को हम बोलते हैं दोषपूर्ण वाणी वाले बालक। तो दोषपूर्ण वाणी वाले बालकों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित की गई है, उसमें क्या होता है कि इनके विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवा कर भी इनका निदान संभव है। देखिए, ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, ये गंभीर समस्या नहीं है। कुछ बच्चे हकलाकर बोलते हैं या फिर कुछ बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि इन बच्चों के लिए आप जो है बिल्कुल अलग शिक्षण प्रणाली या अलग शिक्षा व्यवस्था निर्मित करेंगे। इन बच्चों के लिए ये सामान्य बालक है और इनकी जो ये दोष है, ये जो कंडीशंस है, ये बहुत ही कम कंडीशंस है जिसे आप जो है इजीली सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए इनके लिए कोई विशेष शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित नहीं की गई है। इनके विशेष शब्दों को, ये जो बच्चे मान लीजिए स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं, इनको विशेष शब्द को बार बार उच्चारण कराकर, यानी कि आप बार बार उनको रिपीटेशन कराएंगे तो बार बार उच्चारण करवा कर भी आप इनका निदान संभव कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात की जानकारी होना आपके पास आवश्यक है कि कौन कौन से बालक होते हैं जिनके लिए जो है शिक्षा व्यवस्था की गई है। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें है स्टूडेंट्स कि इस प्रकार के बालकों को अभिव्यक्त कौशल में निपुण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा सकती है। देखिए, जो बच्चे इस तरीके से मान लीजिए कि जो हकलाकर बोलते हैं या फिर दोषपूर्ण वाले बालक होते हैं, तो इन बालकों के लिए अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि अभिव्यक्ति कौशल का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को जो है अभिव्यक्त करने के लिए, जो कौशल में निपुण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं, यानी कि उनको बार बार अभ्यास कराकर भी आप उनके अभिव्यक्ति कौशल को ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स वही है कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर जो है चीजों का अभिव्यक्त करने का जो तरीका होगा वो बेस्ट होता जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार की बालक यदि आपको देखने को मिलते हैं जो हकला कर बातचीत करते हैं या दोषपूर्ण वाणी वाले जो भी बालक आपको दिखते हैं, तो उनको बार बार अभ्यास कराकर आप जो है उनकी अभिव्यक्ति कौशल को भी ठीक कर सकते हैं। और इसकी भी एक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था आप इसके लिए कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा। देखिए, आपने देखा कि ये जितने भी गतिविधियां हैं ये आपके शारीरिक रूप से पिछड़े बालक थे, जिसमें आपके संपूर्ण अंधे और अर्ध अंध वाले बालक थे। उसके बाद आपने जाना पूर्ण रूप से बहरे और अपूर्ण बहरे बालक कौन से होते हैं। उसके बाद आपने जाना हकलाने वाले बालक कौन से होते हैं या फिर दोषपूर्ण वाणी वाले बालक कौन से होते हैं। और उसके बाद अब हम जानेंगे मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं। तो देखिए, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं उन बच्चों के लिए शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। विशेष ध्यान किस प्रकार से देते हैं कि आप उन बच्चों की मेंटेलिटी को देखकर आपको उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके साथ वो जिस तरीके की गतिविधियों से खुश होते हैं, जिस तरीके की गतिविधियों से उनको सीखने में हेल्प मिलती हैं, तो इन सारी चीज़ों पर एज अ टीचर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर बुलाया जाता है या फिर स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है जिसको आपको करना होता है। तो ये वो टीचर करते हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर विशेष ध्यान देते हैं। और इसके साथ साथ इनके माता पिता को भी इनकी समस्याओं से अवगत कराकर, ऐसे यदि आपके पास बच्चे हैं तो इनके लिए इनके माता पिता को इनकी समस्या से अवगत कराकर उनके सहयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी कि हमारे सोसाइटी में यदि आपको देख के लगता है कि कहीं पर इस तरीके के बच्चे हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था
व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके लिए भी एजुकेशन पॉलिसी में, शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके की संस्थाओं को डेवलप किया गया है जहां पर मेंटली जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उन बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं और वो गवर्नमेंटली फ्री होते हैं। बट उसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप एज अ टीचर उनके पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, डेवलपमेंट कर पाए अपना, तो आप अपने बच्चे को उस संस्था पर भेज सकते हैं। तो संस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए सुपर टेट में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस तरीके की जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है। तो लास्ट सुपर टेट के एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गए होंगे कि जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए स्पेशल एडुकेटर की व्यवस्था की जाती है और वो शिक्षक जो है इन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और इसके लिए उनके माता पिता को भी इन समस्याओं से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि उनके माता पिता को जानकारी के अभाव में उनका डेवलपमेंट नहीं कर पाते। यदि आप जानते हैं तो आप उनके माता पिताओं से इस बारे में बात कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं कि उस बच्चे को उस संस्था तक पहुंचा पाए। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आपने जाना कि किस तरीके से बच्चों में किस किस तरीके के बालक होते हैं जिनके लिए शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से बदलाव किए गए हैं और इन बदलाव के माध्यम से ही उन बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, यानी कि दिव्यांग छात्रों के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा और आयोग के द्वारा, उनके बारे में भी एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अधिकतर निम्न दृष्टि वाले छात्रों को दृष्टि संबंधी सहायता पहुंचाने वाले उपकरण देने पर वे शिक्षा से अधिक लाभान्वित होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि जो निम्न दृष्टि वाले छात्र होते हैं या दृष्टि दोष से संबंधित अगर आप सहायता उन बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं उपकरणों के माध्यम से, तो उससे क्या है कि शिक्षा से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें ज्यादा हेल्प हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप उन बच्चों को चश्मा प्रोवाइड कर सकते हैं, संस्पर्श लेंस का यूज कर सकते हैं वो बच्चे। तो देखिए, इन बच्चों के लिए आप चश्मे का उपयोग कर सकते हैं, इन बच्चों के लिए आप संस्पर्श लेंस का उपयोग कर सकते हैं, इन बच्चों के लिए आप टेलीस्कोप का यूज कर सकते हैं और इन बच्चों के लिए आप दूरबीन का भी यूज कर सकते हैं। जो बच्चे निम्न दृष्टि वाले छात्र होते हैं, यानी कि ज्यादातर जो निम्न दृष्टि वाले छात्र होते हैं उनके लिए आप विशेष उपकरणों को पहुंचाकर उन बच्चों तक आप उनकी शिक्षा यानी कि आप उनके अधिगम में आप मदद कर सकते हैं, वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने में लाभान्वित हो सकते हैं। तो इन सारी गतिविधियों के माध्यम से आप उनकी मदद कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स की कक्षा सामग्री छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। देखिए, जो आपकी कक्षा की जो सामग्रियां हैं, यानी कि जो भी कक्षा की सामग्रियां हैं आपके कक्षा में, वो बच्चों के लिए मददगार होनी चाहिए। मददगार का मतलब जैसे कि ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के लिए वो अनुकूल हो। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, यानी कि जहां पर आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस स्थान पर आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उस स्थान पर पर्याप्त रोशनी होना आवश्यक है, क्योंकि वो उनके अनुकूल होंगे। डेस्क की सुविधा होना आवश्यक है। तो जो कक्षा में कुछ सामग्रियों का उपयोग करते हैं शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान, तो उन सामग्री जो है उन सामग्रियों का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए और सही ढंग से वो सामग्री उपस्थित होने चाहिए, ताकि उन बच्चों के लिए जो है अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंटों के बारे में। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि विद्यालय में किसी भी स्थान पर सुगमता पूर्वक आने जाने के लिए व्हील चेयर, पद चिन्ह या फिर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, विद्यालय में यदि आपके विद्यालय में इस प्रकार के बालक होते हैं, दिव्यांग बालक, तो उनके लिए किसी भी स्थान पर सुगमता पूर्वक आने जाने के लिए व्हील चेयर, पद चिन्ह या फिर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि वो बच्चे जो मान लीजिए शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, मान लीजिए कि किसी बच्चे का पैर सही नहीं है, खराब है, वो सही तरीके से चल नहीं पाता सामान्य बालकों की तरह, तो आप उन बालकों के लिए व्हील चेयर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपके विद्यालय में वो उपस्थित होने चाहिए। पद चिन्ह का यूज आप कर सकते हैं, आप रैंप का यूज कर सकते हैं। तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से आप उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स की दृष्टि दोष से ग्रसित बालक को हमेशा कक्षा में आगे ही बिठाना चाहिए। देखिए, जो बच्चा दृष्टि दोष से ग्रसित बालक है, यानी कि जिसको थोड़ा कम दिखाई देता हो, तो उस बच्चे को हमेशा आप कक्षा में आगे की ओर बिठाने की कोशिश करेंगे। यदि आप मान लीजिए कि किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है और उस बच्चे को आगे बिठाते हैं, तो उस बच्चे की जो अधिगम अशक्तता है उसकी मात्रा में बहुत कमी हो जाएगी और उस बच्चे का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि वो आपको ध्यान से सुन पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स एक
कक्षा के दौरान जब आप शिक्षण करते हैं तो आपके सामने बहुत तरीके से अलग अलग परिस्थितियों से बच्चे आते हैं और उन सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, आपको पता होगा। और उसके बाद उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के माध्यम से उनका डेवलपमेंट कर पाना, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तब आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा तब आप उससे रिलेटेड जो प्रश्न आपसे आयोग द्वारा पूछे जाएंगे उस प्रश्न के सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इंपॉर्टेंट जो भी आपके इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में बनाए गए हैं राष्ट्रीय तौर पर, उन इंस्टीट्यूटों के बारे में आपके पास जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो भी चीज़ें जाने हैं उनसे रिलेटेड है यही इंस्टीट्यूटों के बारे में। जैसे कि आपने जाना कि पूर्ण रूप से बहरे और अपूर्ण रूप से बहरे बालकों के लिए कौन सी संस्था का डेवलपमेंट किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, संपूर्ण और अर्ध अंध बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था डेवलप की गई है, और जो आपके मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए किस प्रकार की, जो शारीरिक रूप से जैसे मान लीजिए ऑर्थोपेडिकली जो होते हैं, जो शरीर से पैर से या हाथ से जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए किस प्रकार की संस्थाओं का डेवलपमेंट किया गया है, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं कि उन सभी संस्थाओं के बारे में जो आपके देश में राष्ट्रीय स्तर पर हैं। जो भी हैंडीकैप्ड टाइप बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए जो भी राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं विकसित की गई हैं उन बच्चों के लिए, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं। तो जो आप अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा पढ़ रहे थे, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो बच्चे जो है जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि सुनने में जो पूर्ण रूप से बहरे या फिर अपूर्ण बहरे बालक होते हैं। देखिए आपने जाना कि अपूर्ण बहरे बालकों को तो आप नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जो पूर्ण रूप से बहरे बालक होते हैं उनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित की गई है। तो उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था अलग से व्यवस्थित की गई है उसमें आता है स्टूडेंट्स NIHH। देखिए यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जो NIHH है, NIHH है, इसका फुल फॉर्म बताइए। ये सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड का मतलब होता है कि जो बच्चे हियरिंग हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी कि संपूर्ण रूप से जो बहरे बालक होते हैं, उनके लिए जो इंस्टीट्यूट डेवलप की गई है नेशनल स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर, वो व्यवस्थित की गई है मुंबई में। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा NIHH का फुल फॉर्म बताइए, और सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जो NIHH है वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए NIHH कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे मुंबई में स्थित है, और अगर आपसे पूछा जाए इसका फुल फॉर्म बताए तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका NIOH। NIOH क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जो अस्थि दोष से ग्रसित बालक होते हैं। अस्थि मतलब हड्डी से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत सारे बच्चों के जो है वो पैर खराब होते हैं या फिर जिनके हाथ खराब होते हैं, वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड में काउंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो संस्था है हमारे देश में, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NIOH। तो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा NIOH का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। और ये कहां पर स्थित है? तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। ये स्टूडेंट्स प्रश्न है आपके 6 जनवरी 2019 के जो एग्जाम हुए थे सुपर टेट के, उस एग्जाम्स में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन थे, मुंबई, कोलकाता, देहरादून, सिकंदराबाद या फिर आंध्र प्रदेश। तो आप यदि जानते थे तो आपने सही ऑप्शंस लगाया होगा, नहीं जानते थे तो अब आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपसे सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये जो संस्था है ये कहाँ पर स्थित है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट और 3rd नंबर पर है आपका NIVH, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। विजुअली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है स्टूडेंट दृष्टि दोष से युक्त बालक, यानी कि जो बच्चे दृष्टि दोष से युक्त होते हैं उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा संस्था डेवलप की गई है। तो NIVH इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, और ये आपका कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो आपने जाना था कि संपूर्ण और अंधे बालकों के लिए, संपूर्ण अंधे बालकों के लिए और अर्ध अंध बालकों की शिक्षा व्यवस्था। तो देखिए अगर आपके विद्यालय में जो बच्चा संपूर्ण अंध बालक है
उस बच्चे के लिए आप किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित करते हैं, ब्रेल लिपि से आप शिक्षा प्रदान करते हैं, और इसके लिए आपके लिए है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। उस संस्था पर आप जाइए और आप उस बच्चे को गाइड कीजिए, उस बच्चे को आप वहां पर भेज सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। यदि आपके आसपास कोई भी बालक ऐसे हैं जो विजुअली हैंडीकैप्ड है, तो उस बच्चे को आप गाइड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को आप बता सकते हैं कि इस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक संस्था है NIVH, वो आपकी व्यवस्थित है देहरादून में। आप उस बच्चे को वहां पर पहुंचा सकते हैं और उस बच्चे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक भी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट NIMH, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड। ये आपका मेंटली जो प्रॉब्लम होते हैं, जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए है NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड। और ये आपके है सिकंदराबाद इन आंध्र प्रदेश, यानी कि ये आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में स्थित है। तो यहाँ से आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो NIMH है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में सिकंदराबाद भी हो सकता है या फिर आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ सिकंदराबाद है तो आप सिकंदराबाद के साथ जाएंगे, और सिकंदराबाद नहीं है तो आप आंध्र प्रदेश के साथ जाएंगे, और अगर दोनों है तो आप दोनों के साथ जाएंगे। तो NIMH के बारे में आपने जाना, और सीधा सीधा आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है NIMH का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। NIHH के बारे में पता चल गया होगा, NIOH के बारे में पता चल गया होगा, NIVH के बारे में और NIMH के बारे में। यहाँ से आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे और इससे बाहर भी नहीं जाएगा। मैंने आपको हर तरीके से बता दिया, इसके फुल फॉर्म भी बता दिए हैं, और ये कहाँ पर स्थित है इनके बारे में भी आपको बता दिया है। अगर आप इनको ध्यान रखते हैं तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो दिव्यांग छात्रों के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है हमारे देश में, वो किस तरीके से है। कौन से बालक अधिगम अशक्तता होते हैं, जिनको गणित से संबंधित बीमारी होती है, उस बीमारी का क्या नाम है, वो भी आपसे पूछा जाता है। और इस तरीके से जो बच्चे अधिगम अशक्तता वाले बालकों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित की गई है, उसमें किस किस टाइप के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था किस किस प्रणाली से तैयार की गए हैं, और इससे रिलेटेड जो हैंडीकैप्ड बालक होते हैं उनके लिए जो भी राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है ये कहाँ पर स्थित है, ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और दिव्यांग छात्रों हेतु शिक्षा व्यवस्था टॉपिक भी आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। इन 3 क्लासेस के माध्यम से हमने इस टॉपिक को जाना। अब इनसे रिलेटेड हम प्रश्नों को जानेंगे, और मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।